हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल रैंक प्लस पर, जहां पढ़ते हैं पूरे एक लॉजिक और एक कंसेप्ट के साथ, जिससे आप चीज़ों को केवल याद ना करो बल्कि समझो भी। समझो। देखो, आज की जो वीडियो है वो आपकी जीत की तैयारी की एक नई वीडियो है, जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारे लेटेस्ट ईयर के PYQs पे। और आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता। तो बता ये जो चैप्टर है आपका पीरियोडिक टेबल का, आवर्त सारणी का, ये जो चैप्टर होता है, इसमें अगर देखा जाए तो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी ईजी आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके थियोरिटिकल ही होते हैं, सीधे सीधे कंसेप्ट बेस होते हैं। तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट अगर आते हैं तो यहां से आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो आपको आराम से 4 नंबर देगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, तो यहां पर हम आज सॉल्व करेंगे इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिससे आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, और लेटेस्ट वाले ही करेंगे ताकि जो पैटर्न आ रहा है, जो इस साल जो पैटर्न चल रहा है या इस साल जो क्वेश्चन आ सकते हैं नई ईयर्स में, वो आपको पूरे पता रहेंगे। तो आप अपडेटेड पैटर्न में पढ़ाई करोगे, अपडेटेड पैटर्न में क्वेश्चन स्टडी करोगे तो वो काफी अच्छा रह जाता है। ओके, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका है। आराम से पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद ही अपना आंसर डिसाइड करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन आराम से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन ये बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हमेशा देख जरूर लेना। अक्सर कभी कभी क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि हमेशा ये पूछा जाएगा कौन सा कथन सही है, लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चन कथन सही नहीं है में आता है, उल्टा पूछा जाता है, और हम क्या करते हैं, हमेशा हम उल्टा टिक करके आते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो इसलिए ये नहीं करना है। तो पहले इस वर्ड पे थोड़ा सा फोकस कर लो, सही नहीं है बताना है। ओके, चारों कथन को आराम से पढ़ना है, उसके आधार पर हमें बताना पड़ेगा। ओके, चलिए सो एक एक करके एक एक कथन को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पहला क्या बोलता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की तुलना में अधिक होती है, अधिक ऋणात्मक होती है। तो क्या ये वाली बात सही है? देखो, जैसे अगर हम बात करेंगे हमारे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, तो कॉन्सेप्ट पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। कॉन्सेप्ट हमारे ये बोलता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है कि देखो, जैसे कि अगर हम बात करेंगे, आपके पास कोई भी अगर परमाणु है, आपको पता है परमाणु के अंदर प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, आपके नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर चक्कर लगा रहा होता है अलग अलग कोश के अंदर, है ना। अब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है कि आपके पास बाहर से एक अलग इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन को आपने बाहरी कोश में जोड़ने की कोशिश करी। अब देखो, ऑब्वियसली बात है, अब ये कुछ ऐसा समझो कि अगर आप मान लो जैसे दुकानदार पे जाते हो, है ना, आप अगर रुपए दोगे तो बदले में दुकानदार क्या देता है, आपको सामान देता है ना। हमेशा लेन देन होता है ना चीजों का। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक परमाणु के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वस्तु हो जाती है। तो अगर आप किसी को इलेक्ट्रॉन दोगे, जैसे हम क्या कहते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं, अगर आप दुकानदार को कोई महंगी चीज दोगे तो बदले में आपको क्या देगा, वो रुपए देगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्या एक बहुत ही महंगी वस्तु है हमारे लिए, एक परमाणु के लिए। तो अगर आप किसी को इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये क्या देता है आपको, बदले में ऊर्जा देता है। ओके, और ये जो ऊर्जा होती है, जो इलेक्ट्रॉन के जोड़ने पर मुक्त होती है परमाणु से, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। इस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा या फिर एंथैल्पी। दोनों आप इसे बोल सकते हो, सही दोनों ही है। ठीक है, सो ये आपका बेसिक कंसेप्ट आता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात कही जाती है किसके लिए ज्यादा होगी किसके लिए कम होगी, तो हम ऐसे बोलते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान हो जाता है वहां पर ये ऊर्जा ज्यादा मुक्त होती है, और जहां इलेक्ट्रॉन जोड़ना मुश्किल होगा वहां ये ऊर्जा कम मुक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमसे किससे कंपेयर करवा रहा है, ये कंपेयर करवा रहा है हमसे एक तो फ्लोरीन से और एक करवा रहा है हमसे क्लोरीन से। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में आपको कंपेयर करके बताना है। अब देखो, फ्लोरीन या क्लोरीन की अगर बात करेंगे तो आप जानते हो दोनों ही हमारे कौन से हैं, हैलोजन फैमिली के होते हैं ना। ये हमारे कौन से हैलोजन परिवार के तत्व होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर हमारा आयोडीन, है ना। अब देखो, बेसिक नॉलेज से ये बोलती है वैसे कि जैसे जैसे आपका परमाणु का आकार बढ़ता चला जाता है, वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे जाते हो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा का मान कम होता चला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, अगर ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा है वो कम मुक्त होती है, वो अभी कम होती जाती है। यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा सबसे ज्यादा होनी चाहिए। लाइक नॉर्मली कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा कम मुक्त होती है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, क्लोरीन के सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन में कंपेयर करता हूँ। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा एक लॉजिक एक और आता है, वो ये आता है कि जब फ्लोरीन या क्लोरीन में जब कंपेयर किया जाता है तो जो हमारे सेकंड आवर्त की अगर हम बात करें, थर्ड आवर्त के तत्वों की बात करें, जैसे कि हमारा क्लोरीन है, ये आपका आता है थर्ड आवर्त में और ये होता है आपका सेकंड में होता है ना। तो हम ये देखते हैं कि जो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा होती है वो फ्लोरीन से समय थोड़ी ज्यादा हो जाती है। लाइक एक्चुअल जो कंसेप्ट होता है यहाँ पे वो ये आता है कि नॉर्मली तो आपका फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था। यानी अगर बात करें सामान्य तौर पर अगर देखा जाए
तो सामान्य तौर पे तो हम ऐसे कहेंगे कि भाई फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए क्लोरीन से। नॉर्मल कंसेप्ट तो यही बोलता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा एक अपवाद स्वरूप आप इसे मान सकते हो। वो क्या होता है कि असल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा सबसे ही ज़्यादा होती है, यानी क्लोरीन की ऊर्जा फ्लोरीन से भी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो फ्लोरीन जो होता है उसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, तो अगर बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा तो यहाँ पर पहले से इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश है? ऋणावेश है ना। तो ऋणावेश क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ना मुश्किल हो जाता है। जबकि क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा है तो वहाँ पे स्पेस थोड़ी ज़्यादा जगह रह जाती है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाता है। जिस रीजन से क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जोड़ना ज़्यादा आसान होता है फ्लोरीन से। और जब मैंने भी क्या बोला, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़ना ज़्यादा आसान होगा वहीं पर क्या होगी? उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। तो यानी कि पहले अगर हम टॉप स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ऐसे में क्या लिखा है यहाँ पे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की तुलना में अधिक होती है, तो ये वाली बात गलत है। एक्चुअल में क्या होता है? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि ज्यादा होती है फ्लोरीन से, तो ये चीज सही है। पहला स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे क्रॉस करता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और भी स्टेटमेंट हमें पढ़ने हैं। अच्छा, दूसरा क्या है हमारा? आवर्त सारणी के वर्गों में आयनन एंथैल्पी कम हो जाती है, यानी कि आवर्त सारणी के वर्ग में आयनन एंथैल्पी कम हो जाती है। मतलब कि आवर्त सारणी में अगर आप वर्ग में ऊपर से नीचे अगर जाते हो तो आयनन ऊर्जा का मान कम होता चला जाता है। क्या ये वाली बात सही है? बिल्कुल सही है। कि देखो अगर आप बात करोगे आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग की अगर आप बात करते हो, मैं इसे यहाँ बना लेता हूँ। जैसे कि अगर वर्ग क्या होता है हमारे, जो आपकी ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां होती हैं, ऊर्ध्वाधर जो आपके स्तंभ होते हैं उनको आप क्या बोलते हो? वर्ग बोलते हो, है ना। वो क्या हो जाते हैं? आपके वर्ग हो जाते हैं जब ऊपर से नीचे जाते हो, है ना। तो आपको पता है कि जब वर्ग में आप ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या होता है? परमाणु का आकार बड़ा होता जाता है ना। हम जानते हैं अगर ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा? जो परमाणु जो आकार है वो क्या होता है? वो बढ़ जाता है। और परमाणु आकार बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी नाभिक से दूरी बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको पता है, देखो जैसे अगर बात करेंगे हमारे पास ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा? हमारी कोश की संख्या बढ़ती चली जाती है ना, और कोश की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? हमारे पास इलेक्ट्रॉन नाभिक से और दूर होता चला जाएगा, है ना। और नाभिक से इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा दूर होगा यहाँ इनके मध्य आकर्षण बल और कम हो जाएगा। अब आयनन ऊर्जा क्या होती है हमारी? कि आप इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देते हो, यानी हम क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा, यानी हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन मतलब आयनन, ई फॉर ऊर्जा यानी एनर्जी। तो ये क्या होती है कि ऐसी ऊर्जा जिस किसी इलेक्ट्रॉन को दी जाए, किसी परमाणु को दी जाए और उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम जो ऊर्जा देते हैं उसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा। अब देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन क्या है? नाभिक के साथ क्या? आकर्षण में जुड़ा हुआ है। ये दोनों क्या है? आकर्षण में, है ना। तो अगर इनके मध्य आकर्षण बल ज्यादा रहेगा तो परमाणु ने मतलब इलेक्ट्रॉन काफी अच्छे से बांध के रखा हुआ है, तो मुझे उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये थोड़ा ढीला ढाला सा होगा तो क्या होगा? तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। अब अगर वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे अगर जाते हैं तो क्या होता है? परमाणु आकार बढ़ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ जाती है, तो आकर्षण बल क्या होता है? कम हो जाएगा। और आकर्षण बल अगर कम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। यानी कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी में वर्ग में अगर बात करोगे तो आयनन एंथैल्पी कम हो जाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही दिया हुआ है। ओके, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारा? कि किसी परमाणु की विद्युतधर्ता उससे जुड़े परमाणुओं पर निर्भर करती है। कि आपके पास किसी भी तत्व की अगर विद्युतधर्ता की बात की जाए, किसी परमाणु की विद्युतधर्ता की बात करें तो उसके आसपास वो जिससे भी परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, जिन तत्वों से जुड़ा हुआ है, उस पर वो डिपेंड करेगी। क्या ये वाली बात सही है? अगर हम देखें तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है। अगर देखो विद्युतधर्ता क्या होती है? विद्युतधर्ता होती है किसी तत्व की खुद की प्रकृति है, ये स्वयं की प्रकृति होती है। और ये करती क्या है? ये है कि इलेक्ट्रॉन खींचने की जो प्रवृत्ति होती है, बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति, वो आपकी विद्युतधर्ता कहलाती है। तो वो किसी और तत्व पर निर्भर नहीं करती, ये खुद के ऊपर डिपेंड करती है, स्वयं पर निर्भर करने वाली चीज है। लाइक हमारा खुद का बिहेवियर होता है ना। देखो इस लाइक ऐसे कि जैसे कि अगर आपके पास बहुत सारे दोस्त है ना, ठीक है। अब मान लो होता है ना कि यार किसी के साथ अच्छी दोस्ती होती है, किसी के साथ नहीं भी होती है, तो लेकिन सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? हम पे डिपेंड करता है कि हम किसको अपना ज्यादा अच्छा दोस्त रखना चाहते हैं, किससे नहीं रखना चाहते। तो इट्स लाइक दिस। तो यानी कि किसी तत्व की जो विद्युतधर्ता होती है वो क्या होती है? कि बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति। तो वो तत्व की खुद की प्रवृत्ति है, उस परमाणु की खुद की प्रवृत्ति है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है। ओके, सो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्रॉस कर लेते हैं। और अगला क्या है आपका? Al2O3 और NO उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। देखो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वैसे आता है, थोड़ा सा कंसेप्ट हम एक बार थोड़ा समझ लेते हैं ऑक्साइड्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर हम बात करेंगे हमारे ऑक्साइड के लिए, तो देखो ऑक्साइड जो होते हैं ना, ये आपके 4 प्रकार के होते हैं असल में, ठीक है। कौन कौन से? एक तो होते हैं आपके क्षारीय ऑक्साइड, एक होते हैं आपके अम्लीय, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक होता है आपका उदासीन,
और एक होता है आपका उभयधर्मी। ठीक है, ये 4 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, ऑक्साइड्स हो सकते हैं अगर उनकी हम प्रकृति के आधार पर बात करें तो। क्षारीय, देखो 2 ऑक्साइड तो आपको क्लियरली पता चलेगा, 2 या 3 तो सभी को पता है ना कि क्षारीय कौन से होते हैं, ऐसे ऑक्साइड जो कि क्षार के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जिनके लिए पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होती है, वो क्या होते हैं, क्षार हो जाते हैं। अम्लीय कौन होंगे, जिनके लिए पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी, जिन ऑक्साइड्स के लिए जो अम्ल के समान व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। उदासीन क्या होते हैं, जो ना तो अम्ल और ना ही क्षार के समान व्यवहार प्रदर्शित करेगा, वो उदासीन होता है, जिसका पीएच क्या होता है, 7 हो जाता है एग्जैक्टली, है ना। जैसे पानी होता है, पानी हमारा उदासीन होता है ना। उभयधर्मी क्या होता है, जो अम्ल और क्षार दोनों के समान व्यवहार प्रदर्शित कर जाए, वो आपका उभयधर्मी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना 4 बातें होती है हमारे पास। क्षार, एक तो होता है क्षार जिसका पीएच 7 से ज्यादा है, वो हमारे क्षार होते हैं। अम्ल कौन होते हैं, जिनका पीएच 7 से कम हो जाए, जिनका पीएच एग्जैक्टली 7 हो जाए, जो ना तो अम्ल हो ना ही क्षार हो, वो उदासीन है। और जो अम्ल और क्षार दोनों के समान परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार प्रदर्शित करेगा, वो उभयधर्मी होता है। ठीक है, तो 4 प्रकार के वर्ड्स हमारे पास आते हैं जब भी आप किसी भी तत्व को परिभाषित करते हो उनकी प्रकृति के आधार पर। अब यहाँ पर हम ऑक्साइड को परिभाषित कर रहे हैं, तो हम ऑक्साइड के लिए 4 शब्द यूज दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है Al2O3 और NO के बारे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि अगर आप देखोगे एनसीईआरटी बुक में तो ये क्लियरली गिवन है, इस चैप्टर के अंदर बहुत ही आराम से ये दिया हुआ है अच्छे तरीके से कि कौन से ऑक्साइड्स आपके अम्लीय होते हैं, कौन से क्षारीय होते हैं, कौन से उभयधर्मी, कौन से उदासीन होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बार में बता देता हूँ। देखो, क्षारीय ऑक्साइड हमारे बेसिकली कौन से होते हैं, जो कि आपके धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, ये होते हैं आपके ज्यादातर, जबकि धातु के ऑक्साइड वो आपके ज्यादातर क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, और वो भी कौन से, ज्यादातर एस ब्लॉक के, जो आपके एस ब्लॉक धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके क्षारीय प्रकृति के होते हैं, सारे के सारे विदाउट एनी डाउट। यानी सोडियम का ऑक्साइड बोलो Na2O, आप कैल्शियम ऑक्साइड ले लो CaO, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो MgO, बेरियम ऑक्साइड BaO, कोई भी ले लो ऑक्साइड, सारे के सारे आपके क्षारीय प्रकृति के होते हैं अगर वो एस ब्लॉक के हैं तो। ठीक है, अम्लीय में हमारे कौन आते हैं, अम्लीय में हमारे पास आते हैं बहुत ही खास, वो आते हैं हमारे P ब्लॉक की अधातु। P ब्लॉक की अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे, पर मोस्टली हमारे क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। स्पेशली जैसे कि हमारे हैलोजन के ऑक्साइड, यानी आपका जो 17th ग्रुप के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके प्रॉपरली क्या होते हैं, प्योर अम्लीय ही होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। उदासीन कौन होते हैं हमारे पास, अब देखो उदासीन आपको थोड़े से पता होने चाहिए अच्छी तरीके से। उदासीन आपके पास 3 नाम सबसे ज्यादा चलते हैं, आपको 3 नाम पता होने चाहिए। ठीक है, एक तो होता है आपका CO, एक होता है NO और एक होता है आपका N2। ये 3 आपके कौन से होते हैं, उदासीन ऑक्साइड्स के अच्छे खासे एग्जांपल 3 ही है, आपको 3 याद करने हैं और तीनों एनसीईआरटी बुक में लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, उभयधर्मी में हमारे पास कौन से आता है, एक तो आता है मेरे पास Al2O3, एक आता है हमारे पास As2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड, और एक होता है ZnO। ये 3 हमारे जो होते हैं ये उभयधर्मी ऑक्साइड में काफी इनके चलते हैं और ये आपको जरूर पता होने चाहिए। ठीक है, हालांकि देखो मैं यहाँ पे इनके भी कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, जैसे कि आपका CaO हो गया, ये Na2O हो गया, ये सारे आपके क्या क्षारीय ऑक्साइड, मैंने बोला ना एस ब्लॉक के धातु के ऑक्साइड, तो एस ब्लॉक के धातु हैं। ठीक है, P ब्लॉक के अधातु जैसे कि हमारा कार्बन हो गया, तो कार्बन का CO2 ध्यान रखना, CO2 आपको क्या होता है, आपका अम्लीय ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसके अलावा एक नाम और Cl2O7 जो कि आपका हैलोजन का ऑक्साइड है, ये सारे आपके अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। ओके, तो इस आधार पर अगर बात की जाएगी तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, Al2O3 की अगर बात करेंगे तो वो तो मेरा उभयधर्मी था, तो ये तो सही है। लेकिन NO मैंने क्या बताया अभी जस्ट, NO मैंने बताया कि ये आपका उदासीन होता है, तो यानी कि यहाँ पर ये चीज गलत लिखी, ऑप्शन नंबर डी स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। यानी कि अब अगर क्वेश्चन पर अगर बात करें कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो A, C और D 3 कथन मेरे क्या थे यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। यानी कि अगर हम बात करेंगे A-C-D ये रहा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। A, C और D ये तीनों ही कथन क्या है, मुझे यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे मान लो हम उल्टा देखते हैं, हम क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते तो ज्यादा गलत हो जाते हैं। अब देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपने एक चीज समझी होगी कि देखो यहाँ पर क्या आपको थियोरिटिकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि यार आपने चैप्टर पढ़ा, थ्योरी आपने पढ़ी लेकिन वो आपने अच्छे से नहीं पढ़ी, नहीं। अगर स्टेटमेंट वाला कथन वाले क्वेश्चन करने हैं तो आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। थ्योरी क्लियर नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम आएगा, आप नहीं कर पाओगे, कोई ना कोई एक स्टेटमेंट में आके अटक ही जाओगे। तो यहाँ पर देखो मुझे चारों स्टेटमेंट पता थे तभी मैं इसे कर पाया। हालांकि ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट मुश्किल थे, सारे इजी थे, सिंपल कॉन्सेप्ट वाले थे, लेकिन एक बार आपको पता होना चाहिए। ओके, सो अब ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो हम फटाफट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हमारा ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है हमारे एग्जाम में, आप देख सकते हो 2023 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन ये सारे। सो क्या है हमारा, आपको देखो तत्व दिए हुए हैं, बोरॉन,
कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनके लिए प्रथम आयनन एंथैल्पी का आपको सही क्रम बताना है। ओके, ठीक है। अच्छा, आयनन एंथैल्पी क्या होती है वो भी जस्ट मैंने बताया ही था। क्या होता है कि आपके पास कोई भी परमाणु हो, उसके बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आप जितनी ऊर्जा देते हो वो उसकी आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहलाती है। जैसे अभी हमने कॉन्सेप्ट हमने देख ही लिए थे, है ना। तो इस क्वेश्चन को आराम से देख लो पहले थोड़ा सा। सो आई होप सभी ने क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा बेसिकली क्वेश्चन कैसे करना है। ओके, तो चलो देखते हैं कैसे हमें को करना होगा। तो देखो, एक चीज़ आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि देखो यहाँ पर जितने भी तत्वों की बात की जा रही है, ये सारे के सारे आपके सेकंड आवर्त के तत्व हैं, है ना, सेकंड पीरियड के तत्व हैं सारे के सारे। आपको याद होगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे के सारे आपके तत्व आपको यहाँ पर दिए हुए हैं और ये सभी के सभी तत्व क्या है, आपके सेकंड आवर्त के ही तत्व हैं सभी के सभी। अब देखो, ऐसे केस में सिंपली ये पूछ रहा है कि हमारे जो सेकंड आवर्त के तत्व होते हैं उनकी सही आयनन ऊर्जा का आपको क्रम बताना है, प्रथम आयनन ऊर्जा, फर्स्ट आयनन ऊर्जा का आपको क्रम बताना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम क्या जानते हैं, बेसिकली हमने क्या बोले थे कि आपके पास जैसे कोई भी अगर आपके पास परमाणु होता है तो उसके पास जो भी बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप जो ऊर्जा देते हो वो उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। आप उसे दोगे और इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर निकल जाता है ना। ये बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पर हम बात करते हैं। अब ऐसे में हम क्या बोलते हैं, जब आप आवर्त में बाएं से दाएं जाते हो तो आयनन ऊर्जा का मान क्या है, बढ़ता चला जाता है। क्यों? अगर देखो, आवर्त में अगर आप लेफ्ट टू राइट अगर जाओगे तो क्या होगा, आपका जो परमाणु आकार है, परमाणु आकार क्या होता है, कम होता चला जाता है। परमाणु आकार कम होगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज्यादा पास आता चले जाएगा, है ना। और ज्यादा पास आएगा इसका मतलब क्या, आकर्षण बल ज्यादा होगा, और आकर्षण ज्यादा होगा तो हमें उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज्यादा काम करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे में हमारी जो आयनन ऊर्जा है वो आपकी बढ़ती चली जाती है। यानी कि अगर आप जाओगे लेफ्ट टू राइट तो आपकी आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी, IE आपकी बढ़ती चली जाती है। IE सभी को पता है ना, इंग्लिश वर्ड है, थोड़ा सा सभी को पता होना चाहिए ना। क्या होता है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आपकी आयनन ऊर्जा। ओके, शॉर्ट में से IE भी लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या बोला, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपका लिए आवर्त में अगर आप बाएं से जब आप जाते हो तो आयनन ऊर्जा आपकी बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि आकार छोटा होता जा रहा है और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आकर्षण बल है वो बढ़ जाता है, जैसे आयनन ऊर्जा बढ़ जाती है। तो सामान्य तौर पर तो क्या होना चाहिए कि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए, लिथियम का सबसे कम होना चाहिए, नॉर्मली तो ऐसे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा सा फैक्टर और आता है, एक छोटा सा प्रभाव और आपको देखना पड़ता है। क्या होता है, एक छोटा सा कारक क्या आता है कि देखो, होता क्या है कि अगर आपके पास लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन अगर किसी भी तत्व का बीच में कभी भी किसी भी स्थिति में किसी तत्व का एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर होता है तो ऐसे में उसकी आयनन ऊर्जा उसके आसपास वाले तत्वों से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। मैंने क्या बोला, यहाँ पर एक और फैक्टर हमारे पास आता है, वो है एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी भी तत्व का अगर कोई भी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाए तो ऐसे में उसकी आयनन ऊर्जा उसके आसपास वाले तत्वों से थोड़ी ज्यादा हो जाती है। जैसे कि आपका होता है एक अर्धपूरित कक्षक होना। जैसे आपको पता है कि अर्धपूरित विन्यास जो होता है वो थोड़ा स्थायी होता है, या फिर आपका जो पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, ये दोनों ही आपके स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में काउंट किए जाते हैं ना। जैसा पूर्ण पूरित वाले का तो सबसे ज्यादा स्थायी होता है और अर्धपूरित वाला भी स्थायी में ही माना जाता है, लाइक रिलेटिवली अगर वो और से अगर तुलना करें तो थोड़ा ही ज्यादा स्थायी रहता है। जैसे कि अब देखो, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, देखो समझो, नॉर्मली तो क्या होगा, देखो लिथियम की अगर बात करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आपका 2s1 होता है। मैं सबसे लास्ट वाले कोश का विन्यास लिखता हूँ 2s1, इसका होगा 2s2, यहाँ होगा 2s2 2p1, यहाँ पर 2s2 2p2, यहाँ पे 2s2 2p3, 2s2 2p4 और 2s2 2p5। ये क्या हो जाएगा इन सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। सो देखो, अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ कहाँ पर आपको एक अर्धपूरित या पूर्ण पूरित विन्यास देखने को मिल रहा है, और जहां पर भी देखने को मिल जाए उसका जो आयनन ऊर्जा होगा वो उसके जस्ट अगल बगल के तत्वों से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगा। यानी कि देखो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, अगर ध्यान से अगर देखें, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो लिथियम का तो 2s1 है, ये तो मैं एक इलेक्ट्रॉन है तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन देखो बेरिलियम की अगर बात करो, देखो यहाँ फोकस करो, बेरिलियम के पास क्या होता है 2s2 हो गया। अब एक s उपकोश के अंदर, s कक्षक की अगर बात की जाए, s उपकोश की बात की जाए तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, ये पूरा भरा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में बेरिलियम जो है वो थोड़ा सा स्थायी हो जाता है, ठीक है। तो एक तो ये आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्थायी,
क्योंकि आपका जो S उपकोष है वो पूरे तरीके से भरा हुआ है, यहाँ पे पूर्ण पूरित हो गया विन्यास इसलिए। अच्छा, बोरान की बात करेंगे 2p1 है, भरा हुआ नहीं पूरा, 2p2 भी नहीं, 2p3। अब देखो नाइट्रोजन की बात करते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करेंगे P के अंदर टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं S और P का डायग्राम बनाऊं तो S में तो क्या होता है, एक बॉक्स आता है, एक ही कक्षक होता है, और P में अगर बात करेंगे तो हमारे पास 3 होते हैं, है ना। तो S में तो हमने 2 भर दिए, तो ये पूरा भर गया, ये तो हो गया आपका पूरा भरा हुआ, है ना, जो कि आपको बेरिलियम के केस में देखने को मिल रहा है। और नाइट्रोजन में क्या है, हमारे पास देखो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 3 आ गए, यानी कि तीनों में एक एक एक, यानी ये क्या हो गया, मेरा अर्धपूरित हो गया। और ये भी क्या होता है, स्थायी होता है। यानी नाइट्रोजन की अगर बात करेंगे तो इसकी भी आयनन ऊर्जा इसके अगल बगल के तत्वों से थोड़ी ज्यादा रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने सारे फैक्टर हमने देख लिए। अब एक एक करके आपको क्या करना है, सही क्रम में लगाना है। अब देखो एक बार चेक कर लो क्रम कौन सा है, आपको बढ़ता हुआ क्रम देखना है कि घटता हुआ क्रम, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों टाइप के क्रम दिए हुए हैं। पहला वाला ऑप्शन में बढ़ता हुआ क्रम दिखाया जा रहा है, उसके बाद घटता हुआ क्रम दिखाया जा रहा है। अब हमें तो क्या, कोई एक क्रम निकाल लो, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम आंसर मैच करवा लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर यहाँ पर मैं बढ़ता हुआ क्रम निकालता हूँ तो देखो सबसे कम तो कौन होगा, लिथियम का ही होगा, ठीक है। अब लिथियम के बाद किसका ज्यादा होना चाहिए, अब देखो लिथियम के बाद वैसे किसका होना चाहिए था, बेरिलियम का, लेकिन बेरिलियम का देखोगे तो बोरॉन से भी ज्यादा होगा। मैंने क्या बोला, ये बात का ध्यान रखना स्पेशली कि हम क्या बोल रहे हैं कि जिसका भी स्थायी हो जाएगा बीच में, उसका अगल बगल के तत्वों से थोड़ा ज्यादा हो गया। यानी कि यहां पर अगर हम बात करेंगे सो बेरिलियम के बाद, बेरिलियम तो आना चाहिए, लेकिन उसके अलावा बोरॉन पहले आएगा, उसके बाद बेरिलियम आएगा, क्योंकि बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा होना चाहिए, जस्ट एक कदम आगे, एक अगले वाले जो तत्व है उससे ज्यादा रखना है। ऐसे ही नाइट्रोजन क्या होगा, ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, और हाँ ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेरिलियम को बहुत आगे पहुंचा दो, नहीं, स्थायी हुआ है पर इतना भी नहीं कि बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा, नहीं, जस्ट अगल बगल के तत्वों से उसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है। तो बोरॉन आ गया, फिर बेरिलियम आ गया, उसके बाद हमारा कार्बन ही आएगा। अब कार्बन के बाद नाइट्रोजन आना चाहिए था, पर नाइट्रोजन का थोड़ा स्थायी है तो वो एक कदम आगे चला जाएगा, यानी वो ऑक्सीजन से आगे जाएगा। तो पहले आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा नाइट्रोजन, और लास्ट में मेरा फ्लोरीन। जैसे कि मैंने बताया, जस्ट लेफ्ट राइट अगल बगल के जो तत्व हैं उसी से तुलना करनी है। ये नहीं कि आप नाइट्रोजन को एकदम फ्लोरीन से भी आगे पहुंचा दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है, जस्ट अगल बगल के तत्व से देखना है। ओके, तो ये हो जाएगा इसका सही क्रम। अब हमें बस मैच करवाना है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये तो क्लियरली गलत दिया हुआ है, ये तो है ही नहीं। अच्छा, ये आपका घटता हुआ क्रम है, पर ये आपका गलत दिया हुआ है। अगेन फ्लोरीन का सबसे कम होता ही नहीं है, और यहाँ पे भी देखो फ्लोरीन का सबसे कम दिया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता आपका। हाँ, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो लिथियम, फिर यहाँ पे बोरॉन आ गया, बेरिलियम आ गया, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सही दिया हुआ है अपने को, ये वाला सही है ना। देखो बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा है और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा है। उसके अलावा जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आयनन ऊर्जा बढ़ ही रही है, तो ये चीज तो कॉमन है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, आपके 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, इजी था। बस आपको दो चीजें पता रखनी थी, एक तो क्या कि आयनन ऊर्जा का बेसिक ट्रेंड क्या है हमारा, कि अगर नॉर्मली तौर पे लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हो तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है कि घटती है, तो ये पता होना चाहिए। और छोटे मोटे कारक जो हो सकता है उसको प्रभावित करते हो, जो कि आपको कौन सा था, एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होना। तो वह हमने देख ही लिया कि अगर आपके पास पूर्ण पूरित या अर्धपूरित विन्यास आ जाए तो वो स्थायी हो जाता है, जो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और ऐसी स्थिति में उनका जो आयनन ऊर्जा है वो जस्ट अगल बगल के तत्व से ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई बेरिलियम का कार्बन से ज्यादा हो जाए, नाइट्रोजन से ज्यादा हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा, जस्ट अगल बगल के तत्व से। ओके, कंपैरिजन इतना ही करना होता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, समूह, अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है वैसे, समूह 13 के तत्व O2 के साथ अभिक्रिया करके M2O3, M क्या आपका कोई भी एक धातु या कोई तत्व दिया हुआ प्रकार के उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। अब देखो उभयधर्मी क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना, ये तो हमने स्टार्टिंग में देख ही लिया था। सारी नॉलेज एक ही बार में काम आएगी, चिंता मत करना, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे क्षारीय ऑक्साइड होता है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। देखो देखो ये क्या बोला, 13 वर्ग के जो तत्व होते हैं हमारे, यानी हमारे देखो अगर हम 13 फैमिली की अगर बात करेंगे, समूह 13 की अगर बात करें तो वो कौन आता है हमारा, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ये तो होते हैं आपके सारे, है ना। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये बेसिकली आपके क्या होते हैं, समूह 13 के सारे तत्व होते हैं, है ना। अब ये क्या बोला है, देखो समूह 13 के तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ऑक्साइड बनेंगे, लेकिन इनके ऑक्साइड कौन से होते हैं, उभयधर्मी प्रकार के होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी ये अम्ल और क्षार दोनों के समान व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि भाई कंडीशन क्या है, ठीक है। यानी कि अगर इन सबकी रिएक्शन अगर मैं करवाता हूं ऑक्सीजन के साथ तो ये कैसा बनाएंगे, M2O3, M क्या है आपका तत्व, तो आपको कुछ नहीं करना है, M की जगह पर बस तत्व लिख दो। यानी बोरॉन रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, B2O3 बनाएगा,
है ना, क्योंकि हम क्या बोला M2O3, तो M की जगह पर आपको बस तत्व का सिंबल रखना है। इस प्रकार से बहुत सारी रिएक्शंस हो जाती हैं। एल्यूमिनियम बनाएगा तो क्या बनाएगा, Al2O3 बनाएगा। गैलियम क्या बनाएगा, Ga2O3। इंडियम क्या बनाएगा, In2O3। थैलियम क्या बनाएगा, Tl2O3। तो इस प्रकार से इन्होंने सारे ऑक्साइड बनाएंगे। ये सारे जो ऑक्साइड्स होते हैं ये आपके उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, जिसमें मैंने आपको एक बताया भी था, एल्यूमिनियम क्लियरली सबसे ज्यादा चलने वाला एग्जाम्पल होता है जो पूछा जाता है उभयधर्मी के नाम पर। तो एक तो ये है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बात ये आती है हमारे पास कि इसने क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज्यादा क्षारीय ऑक्साइड है। तो सबसे क्षारीय कौन सा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, और ये हर जगह लागू होता है, केवल ऑक्साइड्स के लिए नहीं, किसी भी प्रकार के यौगिक के लिए, किसी भी तत्व के यौगिक के लिए इस कंसेप्ट का आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। कैसे होगा, ध्यान रखना कि देखो, अगर आप कभी भी आवर्त सारणी में जाते हो ऊपर से नीचे जाने पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आवर्त सारणी में कभी भी आप ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या होता है, आपका जो क्षारीय गुण होता है किसी भी यौगिक का, क्षारीय गुण वो क्या है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। ऊपर से नीचे जाओगे तो क्षारीय गुण बढ़ता है। और इसके अलावा जो आपका जो अम्लीय गुण होता है वो क्या होता है, आपका कम हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी अगर आप आवर्त सारणी में अगर यौगिक ले रहे हो, एक ही प्रकार की यौगिक, ऐसा नहीं कुछ भी यौगिक नहीं, जैसे ये सारे के सारे ऑक्साइड है तो सारे के सारे एक ही जैसे ऑक्साइड, ठीक है। तत्व आपके बदल सकता है लेकिन ऑक्साइड जो मेन यौगिक बन रहा है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ऑक्साइड हमारा यौगिक हो गया, सिर्फ तत्व बदल रहा है। वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हो तो मैंने क्या बोला, वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या है, क्षारीय गुण बढ़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो, क्षारीय गुण बढ़ेगा, और अम्लीय गुण जो होता है वो कम हो जाता है। ये मेन कोर कॉन्सेप्ट है। ओके, अगर आपको ये चीज पता है तो इसमें आप आधे से ज्यादा क्वेश्चंस आपके कर सकते हो, एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के भी। ज्यादातर क्वेश्चन सिर्फ एक सिंगल सी लाइन पे हो जाते हैं। अब देखो हमने क्या बोला, तो अगर इधर मैं पूछूं कि भाई आपके पास M2O3 टाइप के ये वर्ग 13 के सारे ऑक्साइड्स हैं, तो सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा, जो सबसे ज्यादा नीचे आ रहा होगा, यानी कि Tl2O3 जो होगा वो सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। और मैं इसमें पूछूं कि सबसे कम क्षारीय या सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, B2O3 हो जाएगा। ओके, यानी कि इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा Tl2O3। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन कर सकते हो। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, बस आपको दो चीजें पता होनी चाहिए थी, और दोनों ही चीजें आपने नोटिस किया होगा कि इसी क्लास के अंदर हमने दोनों चीजें सीख ली। उभयधर्मी ऑक्साइड मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, तो ये ऐसा वर्ड, ये शब्द बचा नहीं कि जो आपको पता ना हो, बस पता होने वाली बात है, शब्द पता होने चाहिए, तो वो हमने बता दिया, इंपॉर्टेंट था। अच्छा, क्षारीय हमें ऑलरेडी पता था, बस एक छोटा सा कंसेप्ट बताना था जो मैंने बता दिया आराम से। तो इस तरीके से देखो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी हो जाएंगे, और जो कंसेप्ट हैं जो कैसे यूज में आते हैं वो भी हो जाएगा। अगर देखो क्वेश्चंस करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको मेन वर्ड क्लियर होने चाहिए क्वेश्चन के अंदर सारे। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम अगर आपको शब्द ही समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, फंस जाओगे उल्टा। इसलिए सबसे पहले थियोरेटिकली जो वर्ड्स हैं उनको क्लियर रखना हमेशा, एंड पढ़ते टाइम पहले ये देखो कि कौन सा शब्द दिया हुआ उसका मतलब क्या है, और उसके बाद आराम से सोचते हुए कंसेप्ट पे आना। ऐसा करोगे क्वेश्चन हर बार हो जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, हमने आराम से कर लिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे, देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन आया है, ये हमारा 2023 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट का क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन क्या है हमारा, आपको बताना है कि आयनिक त्रिज्या का सही बढ़ता हुआ क्रम क्या है, आपको ये चीज बतानी है। ओके, कि आयनिक त्रिज्या आपकी बढ़ रही है। ओके, अब देखो यहां पर आपको दिया गया है, बहुत ध्यान से देखो, आपको यहां पर दिया हुआ आयन, आयनिक त्रिज्या कब यूज में आती है आपको पता है, किसी भी आयन की जब त्रिज्या हम परिभाषित करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आयनिक त्रिज्या लेते हैं, है ना। और जब किसी उदासीन परमाणु की त्रिज्या परिभाषित की जाती है तो आप परमाणु त्रिज्या की बात करते हो। तो दोनों है त्रिज्या ही, बस उदासीन परमाणु है तो परमाणु त्रिज्या, और कोई आयन है चाहे वो धनायन या ऋणायन हो तो आप आयनिक त्रिज्या शब्द यूज में लेते हो, ठीक है। अब देखो ऐसे केस में एक बात हमेशा ध्यान रखना, आयनिक त्रिज्या आपसे कब पूछी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आयनिक त्रिज्या की अगर बात करेंगे ना, अगर आपसे कभी भी आयनिक त्रिज्या में कंपेयर करवाया जा रहा है कि बढ़ता हुआ क्रम बताओ या घटता हुआ क्रम बताओ, तो देखो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपके पास जो भी यौगिक दिए हुए हैं, जो भी तत्व दिए हुए हैं, वो आपके सब, वो जो आयन दिए हुए हैं वो सभी के सभी क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे। ध्यान रखना, आयनिक त्रिज्या दो ही कंडीशन में पूछी जाती है हमेशा, कभी भी पूछा, सिर्फ दो कंडीशन है, या तो आपके जो भी आयन दिए हो वो सारे के सारे क्या हो, सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल नाम के अकॉर्डिंग होगा, समान इलेक्ट्रॉन रखने वाले। इसका मतलब तो आपको पता ही है ना सभी को, इसका मतलब क्या होता है, समान इलेक्ट्रॉन वाले, ठीक है, जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या हम निकालोगे समान आ जाए, तो या तो वहां पूछी जाएगी, या फिर आपको क्या पूछा जाएगा, एक ही तत्व पूछा जाएगा, एक ही तत्व पर भिन्न आवेश,
यानी कि तत्व एक ही होगा पर उस पर आवेश जो है वो अलग अलग दिया हुआ है, ऐसे करके। चलो कि एग्जांपल लिखते हैं, बहुत ही इजी है। जैसे कि मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ H प्लस H और H माइनस, तो देखो यहाँ पर क्या है, एक ही तत्व है और उस पर क्या है, एक पर प्लस आवेश है, एक पर जीरो आवेश है और एक पर क्या है, माइनस आवेश दिया हुआ है ना। तो एक ही तत्व है और उस पर अलग अलग आवेश दिया हो, या तो तब पूछा जाता है आपके पास आयनिक त्रिज्या का कॉन्सेप्ट, या फिर आपको सम इलेक्ट्रॉनिक आयन दिए हो। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर बात करेंगे, तो आप देखोगे कि इन हर एक के अंदर आयंस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। कैसे, क्योंकि देखो अगर मैं बात करता हूँ आपको, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्लोरीन दिया हुआ है, पोटेशियम दिया हुआ है, कैल्शियम दिया हुआ है और सल्फर दिया हुआ है। ठीक है, ये सब आपको दिया हुआ है। अब देखो क्लोरीन आपको दिया है माइनस, पोटेशियम प्लस, कैल्शियम +2 और सल्फर -2। अगर आप हर एक में अगर चेक करते हो तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो बराबर आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 17 होता है। अब इसमें क्या -1, इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 हो गए। सिंपल सा लॉजिक है। पोटेशियम की बात करेंगे, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 19 होता है, लेकिन प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका होगा, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, यानी 20 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन +2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका होगा, यानी कितने बचे हमारे पास, 18 इलेक्ट्रॉन बच गए। सल्फर परमाणु क्रमांक क्या होता है, 16 होता है, -2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए होंगे, तो यानी कि 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। यानी अब ये नोटिस करोगे हर एक में इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर है, 18 18 18 18, यानी ये क्या हो जाएंगे आपके सम इलेक्ट्रॉनिक आयन। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, आयनिक त्रिज्या की हम बात करेंगे भी करेंगे। अब सवाल है कैसे, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है, बहुत सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारे पास यहाँ पर आता है, और वो क्या होता है हमारे पास, तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे अलग से। तो देखो कंसेप्ट क्या होता है, सिंपल सा ये है कि अगर आप बात करोगे त्रिज्या का क्रम, तो वो क्या होता है कि उदासीन की अगर बात करेंगे, उसकी त्रिज्या से अगर कंपेयर करें, कभी भी उदासीन की त्रिज्या से कंपेयर किया जाए, तो जितना ज़्यादा ऋणावेश की मात्रा होती है, यानी जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आता जाता है, परमाणु की त्रिज्या उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, और जितना ज़्यादा धनावेश यानी कि पॉजिटिव आवेश जितना ज़्यादा होता जाएगा, त्रिज्या उतनी ज़्यादा कम होती चली जाती है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, यानी आपके पास जितना ज़्यादा प्लस आवेश आता जाएगा, समझ जाना क्या कि वहाँ पे त्रिज्या और कम हो रही है, और जितना ज़्यादा नेगेटिव आता जाएगा उसकी त्रिज्या उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, और उदासीन का दोनों के बीच में हो जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ H प्लस H0 और H माइनस, तो H प्लस का मतलब क्या, धनावेश आ गया, H0 मतलब कोई आवेश नहीं, उदासीन, और H माइनस मतलब कि नेगेटिव आवेश है। और यहाँ पे मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा त्रिज्या किसकी होनी चाहिए, तो मैंने क्या बोला, ऋणावेश जितना ज़्यादा होगा उसकी त्रिज्या उतनी ज़्यादा हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। ओके, और सेम चीज सम इलेक्ट्रॉनिक में भी है। जैसे कि अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, आपको क्या क्या दिया है, आपको दिया Cl माइनस, Ca+2, K प्लस और S -2। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि भाई सबसे ज्यादा प्लस आवेश किस पे आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, तो कैल्शियम पे आएगा, क्योंकि कैल्शियम पे क्या +2 है, सबसे ज्यादा प्लस हो गया, और सबसे ज्यादा माइनस किस पे आ रहा है, सल्फर पे, उसमें -2 है। यानी कि आपको बस अब इसको सही क्रम में लिखना है। ओके, तो सही क्रम हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास त्रिज्या होनी चाहिए सल्फर -2 की, उसके बाद हमारे पास होना चाहिए Cl माइनस, तो ये आपका रह जाएगा क्रम। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या, कैल्शियम पे +2 था, सबसे ज्यादा प्लस आवेश, तो जितना ज्यादा प्लस होगा उस पर क्या होगा, त्रिज्या उतनी कम होती जाएगी। फिर पोटेशियम प्लस है, एक कम है, मतलब +1 ही है, तो इसकी त्रिज्या थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। Cl पे क्या गया, माइनस आ गया, त्रिज्या बढ़ेगी क्योंकि ऋणावेश आ रहा है, और सल्फर -2 पे माइनस और बढ़ चुका है, यानी कि इसकी त्रिज्या और ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही क्रम हो जाएगा। इस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन में जो C है आपको दिख गया होगा, क्लियरली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम +2 पे सबसे कम त्रिज्या, और सल्फर -2 पे ऋणावेश बढ़ता जा रहा है, आवेश की मात्रा नेगेटिव में बढ़ रही है, इसका मतलब उस पर त्रिज्या और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है। सो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो ध्यान रखना, हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट भी देखेंगे, ताकि आपको क्लियर रहे कि आप कैसे लॉजिक लगाते हो, क्योंकि देखो ये चीज आपको सीखनी रहती है। ओके, सो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। और अब हम आ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इस वाले क्वेश्चन का जवाब आप ही लोगों को देना चाहिए, कायदे से आप ही को देना चाहिए, प्योर थियोरेटिकल क्वेश्चन है ये, और आप ही के लिए क्वेश्चन। और देखो कब आया है, 2021 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन ही है, पुराना भी नहीं है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन क्या है, आपको बोला जा रहा है कि चालकोजन समूह के तत्व बताने हैं।
आपको पता ना कि आवर्त सारणी में जो हमारे पास अलग अलग वर्ग होते हैं, जो हमारे पास अलग अलग समूह होते हैं, उनको हमने कुछ विशेष नाम दिए हुए हैं उनके गुणों के आधार पर, है ना। जैसे कि चालकोजन होता है, हेलोजन होता है ना, आपका निकोजन होता है, अक्रिय गैसों का समूह अलग होता है, क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, बहुत सारे हमारे पास नाम आते हैं जो अलग अलग वर्गों को दिए जा रहे हैं। आपसे पूछा कि चालकोजन समूह जो होता है, आपका जो चालकोजन वर्ग होता है, वो उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कौन से वर्ग को आपको ये नाम दिया गया है, और उस पर आपको देखना है कि कौन कौन से तत्व आते हैं, ठीक है। तो देखो एक बेसिक मैं आपको आइडिया देता हूं, जैसे कि आपका देखो वर्ग संख्या की अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा जो आपको पता होने चाहिए, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। मेनली हम देखो अपने एस और पी ब्लॉक के वर्गों को हमने नाम दिया है ना। अगर हम बात करेंगे वर्ग संख्या 1 को, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्षारीय धातु, है ना। वर्ग 2 को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्षार मृदा धातु। वर्ग 13 को देखो, 13 और 14 को वैसे कोई नाम नहीं दिया गया है, पर जो इनका जिस तत्व से इस वर्ग की शुरुआत होती है उसी को नाम दिया गया है। यानी 13 को क्या बोलते हैं, बोरॉन परिवार, इसका अलग से कोई नाम नहीं है, इसको बोरॉन परिवार ही बोलते हैं, अलग से कोई नाम नहीं दिया गया। और 14 को आप कार्बन परिवार बोलते हैं, यहां पर भी कोई अलग से नाम नहीं दिया गया, ठीक है। लेकिन 15, 16, 17 और 18 को अलग अलग नाम दिए गए, ठीक है। जैसे वर्ग जो 15 है उनको क्या बोलते हैं, उनको निकोजन्स बोला जाता है, ठीक है। निकोजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि दम घोटने वाले होते हैं। वर्ग 15 को क्या बोलते हैं, निकोजन, ठीक है। और जो वर्ग 16 होते हैं उनको बोला जाता है चालकोजन, क्योंकि ये अयस्क बनाते हैं। ये क्या होता है आपके वर्ग 16 को क्या बोलते हैं, चालकोजन, ये चालकोजन होते हैं क्योंकि ये अयस्क बनाते हैं। वर्ग जो 17 होते हैं इसका नाम सबसे ज्यादा शब्द ही हम लोग हेलोजन जिनको हम बोलते हैं, क्योंकि ये लवण बनाते हैं। आपको पता है जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड, तो Cl क्या हो गया, क्लोरीन हो गया ना, लवण बनाने वाला काम कर रहा है। NaCl क्या नमक होता है आपका, तो वो आपके होते हैं। और जो वर्ग 18 होते हैं उसको आप बहुत सारे नाम देते हैं, जैसे कि आपका शून्य वर्ग हो गया, या फिर आपका अक्रिय गैस हो गया, या आपकी नोबल गैसेस हो गई, वो सारे आपके 18वें वर्ग को नाम दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी अक्रिय गैसें ही आती हैं, उत्कृष्ट गैसें हमारे पास आती हैं, है ना। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, चालकोजन। तो चालकोजन कौन सा हो गया हमारा, वर्ग 16। और वर्ग 16 में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो आपको ट्रिक से याद है तो ये कौन से होते हैं, O स्टाइल से T4, यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सारे आते हैं ना। तो आपको बस ऑप्शन अब मैच करना है, तो कौन सा हो जाएगा, ये रहा सेल्यूरियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वाला तो सभी ने सही कर ही लिया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। आप देख सकते हो ना, लाइक बस देखो, सोचो कि भाई वर्ग तत्व जो शब्द लिखा हुआ उसका मतलब क्या है, तत्वों के बारे में सोचो, फटाफट टिक कर दो, 1 मिनट भी नहीं लगता। ओके, बस आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है, सोचते रहना पड़ता है लगातार। तो एग्जाम में जब बैठोगे ना, प्रॉपर एक्टिवनेस के साथ बैठना, दिमाग लगातार चलाते रहना और पढ़ना आराम से, सोचना हल्का सा, फटाफट आंसर टिक कर देना, काम हो जाएगा। तो आप आराम से टाइम लिमिट के अंदर केमिस्ट्री कर पाओगे, लाइक बहुत ईजिली हो जाती है केमिस्ट्री, सुपर फास्ट हो सकती है। जेईई के अंदर सबसे फास्ट आप केमिस्ट्री सॉल्व करोगे वैसे तो, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो हमें इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। ओके, तो आप आराम से केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर ले आओगे ना, तो आप लाइक बहुत ज्यादा, आपकी रैंक बहुत जल्दी बढ़ती है। लाइक मोस्टली जो रैंक आती है ना, वो केमिस्ट्री से आती है, कभी भी देख लेना, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट होता है ना, आसान हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। आपका 2021 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट ईयर का ही। देखो आपको क्या दिया, आपको दिया एक तरफ तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 4 तत्व हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है, और एक तरफ आपको इनकी ऊर्जाएं दी हुई है। देखो आपको ऊर्जा दी हुई है। अच्छा, ये ऊर्जा किसकी है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ऊर्जा है ये आपको बेसिकली दी हुई है आयनन ऊर्जा। ओके, ये आपको क्या दिया हुआ, आपको यहाँ पे आयनन ऊर्जा दी हुई है, आपको आयनन ऊर्जा दी हुई है। आपको बताना है कि किसकी कौन सी ऊर्जा संभव हो सकती है, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे देखो एक तरीका होता है क्या, कि अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, लाइक एक सुपर शॉर्टकट वे, जिससे कि आप क्वेश्चन ज्यादा सही से कर पाओगे और बिना गलती के, और इस लाइक एक ही बार में आंसर आ जाएगा। अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया जाए और आपको दिख रहा है कि यार छोटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जैसे यहाँ पे देखो 1s2 2s2, छोटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्यादा बड़ा तो दिया नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करो, डायरेक्टली उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे उस तत्व का नाम देख लो कि तत्व का नाम क्या है, क्योंकि तत्व के नाम के आधार पर क्वेश्चन हमें ज्यादा अच्छे तरीके से पता रहते हैं, ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं 1s2 2s2, ये किसका होता है, 1s2 2s2 किसका होता है हमारा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का होता है हमारे पास। सिंपल सा लॉजिक है, तो ये आपको कौन सा है, असल में यहाँ पे बेरिलियम तत्व दिया हुआ है, सिंपल लॉजिक, ठीक है। अच्छा, 1s2 2s2 2p4, ये किसका होता है हमारे पास, ये हमारा होता है ऑक्सीजन का, है ना, ये हमारा ऑक्सीजन का होता है। नेक्स्ट है आपका 1s2 2s2 2p3, ये किसका होता है, नाइट्रोजन का।
और अगला कौन सा आपका 1s2 2s2 2p1, ये होता है आपका बोरॉन का। तो आपको ये 4 तत्व आपको दिए हुए हैं सिंपल लैंग्वेज में। हालांकि देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को जोड़ दोगे तो आपको परमाणु क्रमांक मिल जाएगा, और परमाणु क्रमांक के आधार पर आप डायरेक्टली तत्व आपको पता रहते हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, लाइक अलग एक चीज को अलग अलग तरीके से कर सकते हो, बस आंसर सही आएगा, चिंता मत करना। अब देखो हमें क्या हुआ, आयनन ऊर्जा पूछी जा रही है, और अभी जस्ट कुछ देर पहले हमने आयनन ऊर्जा का सही क्रम हमने देखा था, है ना। हमने क्या देखा था भाई, सबसे ज्यादा अगर हम कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है, जिसमें अभी बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा होता है और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा होता है ना। यानी कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्रम लिखना चाहूँ तो क्रम हमारे पास क्या रहेगा, देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। क्रम क्या रहेगा हमारे पास कि बेरिलियम का जो आयनन ऊर्जा है वो आपकी बोरॉन से ज्यादा थी, बीच में हमारे पास फिर कार्बन तत्व आया था, और उससे ज्यादा फिर हमारे पास ऑक्सीजन आ गया था, और उससे ज्यादा नाइट्रोजन आया था। ये बेसिकली अगर इन चार में अगर मैं कंपेयर करवाऊं तो चारों का क्रम तो ये वाला हो जाएगा। अब मुझे बस इस आधार पर नंबर्स को अरेंज करना है, सिंपल सा लॉजिक। यानी कि जहां पर अगर मैं पूछूं आपसे कि देखो भाई सबसे ज्यादा किसका होगा, पहले सबसे ज्यादा वाले देखते हैं। सबसे ज्यादा होना चाहिए नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा होनी चाहिए, यानी इसमें सबसे ज्यादा जो नंबर है वो नाइट्रोजन को जाना चाहिए था। यानी कि नाइट्रोजन का यानी कि तीसरा जो है वो किससे मैच करना चाहिए, 1420 से, 1422 से, यानी ये सिंपल। अच्छा उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है, 1314 है, और ऑक्सीजन का है आपका बी है, तो यानी कि इसका तीसरा हो जाएगा। उसके बाद किसका होना चाहिए, बेरिलियम का। अब बेरिलियम कौन सा है, मेरा पहला वाला, और इसके बाद वाला नंबर कौन सा है आपका 899, और बोरॉन का फिर 801, ये हो जाएगा। तो बस आपको इसी के आधार पर आपको बस मैचिंग देखनी है, फटाफट आपका आंसर हो जाएगा, इतना ही लगना होता है। तो यानी कि हमारा ए की अगर बात करेंगे तो ए किससे मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है सेकंड से, तो ए मैच कर रहा है सेकंड से, बी मैच कर रहा है थर्ड से, सी कर रहा है फोर्थ से, और डी कर रहा है 1 से। ये रहा, तो ऑप्शन में जो सी है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस आपको इतना ही करना था, एक सिंपल सा लॉजिक लगाना था, आयनन ऊर्जा का क्रम आपको यहां देखना था, और उसके आधार पर बस आपको नंबर मैच करवाने, दैट्स इट। कि भाई नंबर्स को भी आप ऐसे बढ़ते घटते क्रम में रख सकते हो। अब देखो एक बार ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये नंबर्स याद होने चाहिए एग्जैक्टली डाटा से, नहीं, आपको ये बिल्कुल याद नहीं करना होता है कि आप ये सोचो कि भैया हमें बेरिलियम का जो आयनन ऊर्जा है वो मुझे नहीं पता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो बस यहाँ पे ऑर्डर पूछेगा ना, वो आपसे क्रम पूछेगा, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है, और उसी के अनुसार आपको जो नंबर दिए हुए हैं उसको आप अरेंज कर सकते हो। ऐसा करोगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ओके, जैसे कि अभी हमने क्या किया, क्लियर है। चलिए सो अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये वाला क्वेश्चन ओके अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या, एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है कि आपको हैलोजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का सही मान क्या होता है, आपको ये बताना है। और ये हमने स्टार्टिंग में चर्चा हमने इस पे की है अच्छी खासी। फटाफट मुझे सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी से क्वेश्चन देखो, फटाफट इसका आंसर दो। ओके सो आई होप सभी ने आंसर दे दिया होगा। बहुत ही सिंपल है, हमने स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था कि अगर आप किसी वर्ग में अगर ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान जो है वो घटता चला जाता है ना। तो ऐसे में हमने क्या बोला था, वैसे तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। अब देखो हमें कौन सा दिया, हैलोजन ही हमें दिया है, तो हमने क्या बोला था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा का मान घटेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने ये भी बोला था कि क्लोरीन का जो होता है वो असल में सबसे ज्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन का आकार इतना रह जाता है कि इलेक्ट्रॉन जब उसमें जुड़ेगा तो वो आराम से जुड़ जाता है। लेकिन फ्लोरीन के केस में क्या आकार इतना छोटा हो जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन आके जुड़ना भी चाहे तो भी क्या होगा, आपके पास इतना ज्यादा प्रतिकर्षण हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जुड़ ही नहीं पाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, क्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लब्धि हो जाती है, फिर फ्लोरीन, और फिर मेरे पास ब्रोमीन और आयोडीन तो फिर आता ही है। तो यहाँ पर कोई चेंज आता ही नहीं है, तो ये आपका सेम रह जाता है। यानी क्या हो जाएगा हमारा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये क्या हो जाएगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल से लॉजिक से आया था, बस आपको थोड़ा सा सोचना था। और ये कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट सारे वही हम पढ़ रहे हैं जो असल में एग्जाम में आते हैं, जहां से क्वेश्चन बनता है कैसा बनता है। आपने देखा ना कि प्रीवियस ईयर के अंदर बात करेंगे तो सेम टाइप का क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, तो इसलिए आपको वही कंसेप्ट पढ़ने होते हैं जो हम बता रहे हैं। ओके, इनको कर लोगे तो अच्छे तरीके से हो जाएगा कंसेप्ट क्लियर, और आपका एग्जाम भी बड़ी तरीके से हो जाएगा। ओके चलिए,
और इसी के साथ बात करेंगे तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो हमारा खत्म हो जाता है, जिसमें आज हमने बात किया हमारे जो तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता में कौन कौन से कंसेप्ट से हमारे क्वेश्चन आते हैं। वहां से हमने सारे क्वेश्चन देखे जो हमारे प्रीवियस से क्या हुए थे। कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड इसके अलावा आपके जो खुद की जो डिमांड है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भैया हमें ये भी चाहिए कि आप ये चीज़ और लेकर आइए, तो आप वो सब भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। ओके, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो मैं जरूर पढ़ूंगा। एंड नेक्स्ट जो क्लास रहेगी लाइव क्लास, उसमें मैं उससे डिस्कस भी करूंगा। ओके, तो सभी लोग रेडी है ना, और अच्छे तरीके से पढ़ाई करना। एंड इस चैप्टर में देखो आपको जैसा मैंने बताया मेनली आपको थोड़ा सा बस एक तो आवर्त सारणी पर थोड़ा सा फोकस करना है, और एक आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, जो कि आपके आवर्तता के जो गुण हैं उनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपका आयनन ऊर्जा हो गया, परमाणु आकार या आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या का कॉन्सेप्ट है वो हमने सब समझ ही लिया अच्छे तरीके से, और बच्चे को जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा ईजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ओके, तो अब जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।